नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि अभी तक मैंने जो भी आपको लेक्चर्स में पढ़ाया, होप आप वो सब पढ़ रहे होंगे। तो आज जैसा कि हम लोगों ने जो लास्ट अपना खत्म किया था ईडब्ल्यूएस के ऊपर, तो आज हम लोग ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड मुद्दों की बातें करेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो है 2019 में ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है लागू हुआ है। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ही मुख्य है। तो इसके लिए इसको विस्तृत तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसका महत्व भी देखेंगे, इसके चैलेंजेस भी देखेंगे, और इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे आज के लेक्चर में, ताकि अगर पीटी से रिलेटेड या मेंस में इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उन क्वेश्चनों को क्या कर सको, प्रॉपर सॉल्व कर सको। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन उससे पहले, इसके पहले जो हम लोगों ने इंदिरा साहनी केस के बारे में पढ़ा था, इंदिरा साहनी केस, ठीक है, जो इंदिरा साहनी केस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने 1992 में। तो इसका एक तथ्य आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो था, ये 9 सदस्यीय बेंच था। ठीक है, यानी इसमें कितने जज थे, 9 जज थे। ठीक है, और ये जो है 6:3 के हिसाब से क्या हुआ था, यानी 6 लोगों ने इसका सपोर्ट किया था कि आरक्षण होना चाहिए। और जो इंदिरा साहनी की रिपोर्ट आई थी, ये 6 लोगों ने सपोर्टिव किया था और 3 लोगों ने क्या किया था, इसको नकारा था। तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछता है कि इंदिरा साहनी जो केस था उसमें कितने जजों की बैठक थी, तो वो कितने जज थे, 9 और 6, 3 से इसका क्या था, जो भी निर्णय दिया गया था वो 6, मतलब 6 जज पक्ष में थे और 3 जज इसके विपक्ष में। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे का इसके। और आज हम लोग सिर्फ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ही पढ़ेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, आज डस्टर से थोड़ा प्रॉपर रफ नहीं हो रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विस्तृत तरीके से देखते हैं। तो पहला आप हेडिंग डाल लीजिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यानी इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आज हम लोग पहले क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, ठीक है, उसमें क्या निर्णय दिए गए। क्योंकि जब 130वां ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब लागू हुआ था, मैंने पहले ही आपको बता दिया, 130वां संविधान संशोधन। ठीक है, के तहत क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। और इसको क्या किया गया, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च नहीं सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया। क्योंकि क्या था, जब आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे रिजर्वेशन होते जा रहे थे, तो जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला तो देश में क्या हुआ, बहुत सारी जो संस्थाएं थी, बहुत सारे जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे अपील किए अदालत में कि ये अवैध है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं होना चाहिए, यानी आर्थिक रूप से क्या बोलते हैं, आरक्षण नहीं देना चाहिए, जातिगत ही आरक्षण सही है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने, जब बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जो जनहित अभियान की जो याचिका थी, ठीक है, जनहित अभियान की याचिका को क्या कर लिया, न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। यानी जो सबके रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो न्यायालय ने, अब सबके ही एक ही एम थे कि इसको वैध या अवैध घोषित करना, यानी न्यायालय में इसको चुनौती दी गई थी। तो न्यायालय ने किसको स्वीकार कर लिया, जनहित अभियान को। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, इससे रिलेटेड अगर पीटी में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जनहित अभियान की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे अपना निर्णय दिया था। ठीक है, तो इसमें न्यायालय ने क्या बोला कि जो ये 130वां संविधान संशोधन था, ठीक है, ये संविधान संशोधन जो है, ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, पहली चीज। ठीक है, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, यानी अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो मूल ढांचा है संविधान का, वो क्या होता है, इससे
डिस्टर्ब नहीं होता है, यानी उसका उल्लंघन नहीं होता, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, सही है। दूसरा चीज क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये जो भी यानी जो भी एससी एसटी और ओबीसी हैं इनके हक, ठीक है, यानी इनको जो आरक्षण प्रदान है उनके आरक्षण में से ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ये क्या है, अलग से दिया जा रहा है, इसलिए इन तीनों कैटेगरी को इस आरक्षण से क्या किया जा सकता है, बाहर रखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने, जो 50% क्या है, जो सीमा है, ठीक है, जो कैपिंग है, जो 50% की रिजर्वेशन कैपिंग है वो किसके लिए है, वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए। यानी अगर देखा जाए कि जो भी अनुच्छेद किसमें 15(4), 15(5) और 16(4) में जिन वर्गों का उल्लेख है, तो ये इनमें किन वर्गों का उल्लेख है, एससी एसटी और ओबीसी। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए ही ये क्या है, 50% की कैपिंग दी गई है। तो यानी अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन शॉर्ट में बोला कि जो भी संसद ने जो क्या किया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है, वो क्या है, युक्ति युक्त है, क्योंकि संविधान के अनुसार जो आर्थिक समानता भी दिया जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि पहले तो जो था जातिगत आरक्षण था, ठीक है, क्योंकि लोग जातिगत आधार पे पिछड़े थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग आर्थिक आधार पे भी पिछड़े हो गए, क्योंकि अभी का डेवलपमेंट आप देख रहे हो, भूमंडलीकरण का दौर है, लोग क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, तो लोगों के बीच क्या हो रहा है, आर्थिक रूप में बहुत सारे जो बीच में गैपिंग है वो बढ़ते जा रहा है। तो इस गैपिंग को दूर कैसे किया जाएगा, इन लोगों को आरक्षण देके, जैसे आपने देखा है कि जिसकी भी इनकम 60,000 के नीचे है उसको कोविड में सरकार ने क्या किया, अनाज वितरण किया, ठीक है। यानी आप क्या देखोगे, अनुपातिक वितरण प्रणाली जो है उसी के हिसाब से हमारे देश में क्या दिया जाता है, आरक्षण देना सही है। तो ये उसी का ही एक क्या है, रूप है। तो यानी ये आरक्षण क्या है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा लिख लेते तो आपको जो चीजें मैं समझाऊंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 130वां संविधान संशोधन 2019 को न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिनमें से अनेक याचिकाओं में से जनहित अभियान की याचिका को मुख्य याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया, ठीक है। अब निर्णय क्या दिया वो लिख लीजिए, जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 में, ठीक है, ये निर्णय कब दिया, 2022 में। 130वां संविधान संशोधन कौन सा, जो 2019 वाला था, को वैध ठहराते हुए न्यायालय ने यह कहा कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आरक्षण सभी वर्गों को सबल बनाने का साधन है, क्योंकि यह वितरण मूलक न्याय पर आधारित है, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, युक्ति युक्त है। यानी न्यायालय ने क्या बोला, मैंने पहले ही बताया कि यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि आरक्षण क्यों दिया जाता है कि जो भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो जातिगत पिछड़ा हो या आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसको सबल बनाने के लिए ही क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को क्या सबल बनाने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, युक्ति युक्त निर्बंधन है, इसीलिए ये वैलिड है, यानी इसको अवैध नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर करना समानता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, क्योंकि इससे इन वर्गों के आरक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो एससी है, एसटी है और ओबीसी है, इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर करने पर इनमें क्या हो रहा है, लोगों ने तर्क दिया कि आप इनको इस कैटेगरी से बाहर रख रहे हो तो ये समानता के अधिकारों के विरुद्ध है। लेकिन देखा जाए तो न्यायालय ने क्या बोला कि जो भी एससी एसटी ओबीसी है उनको तो ऑलरेडी रिजर्वेशन प्राप्त है, और ऑलरेडी रिजर्वेशन प्राप्त होने की वजह से इनको बाहर रखा गया है। साथ ही साथ इनको जो रिजर्वेशन प्राप्त है 50% तक का, ठीक है, उसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को उसमें से तो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसमें से एक्स्ट्रा दिया जा रहा है,
यानी और एड ऑन किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है। समझ में आया दूसरा पॉइंट। यानी यहाँ पे पहला क्या बोला कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि जो भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसको क्या बनाया जा सके, सबल बनाया जा सके, समाज की मुख्य धारा में ला जा सके, जिससे क्या हो सके, देश का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। दूसरा क्या कहा कि जो SC ST OBC है, इनको EWS आरक्षण की सीमा से बाहर रखने से इनके जो अधिकार है, समानता का अधिकार, वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, क्योंकि इनको क्या है, ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त है, तथा EWS आरक्षण इनके आरक्षण में से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा दिया जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, आरक्षण को निजी शिक्षा संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है, तथा आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में वर्णित वर्गों पर लागू होता है। यानी 50% का आरक्षण सीमा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों पर ही लागू होता है। यानी न्यायालय ने क्या कहा कि जो 50% की सीमा है शैक्षणिक संस्थानों में, वो किस पे लागू है, जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में जिन वर्गों का उल्लेख है, अर्थात SC ST और OBC, इनके लिए वो 50% का कैपिंग रखा गया है। बाकी इनको छोड़ के जो भी वर्ग है उनके लिए ये कैपिंग नहीं है। तो ये EWS क्या है, इनके अलावा है, इसीलिए वो 50% की सीमा क्रॉस कर रहा है, यानी वो अलग से जोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए वो क्या है, वैध है। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब आगे न्यायालय क्या बोलता है। न्यायालय ने कहा कि ये जो आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण क्या है, किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, या संविधान में इसको अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। आरक्षण क्या है, इनेबलिंग फैक्टर है, इनेबलिंग फैक्टर है। इनेबलिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि जो भी लोग क्या हो गए, डिसेबल हो गए। डिसेबल से मतलब क्या होता है कि जो भी लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, जो अभी भी क्या है, जिनका विकास और डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनको इनेबल करना, उनको एक्टिव करने के लिए क्या दिया जाता है, ये आरक्षण दिया जाता है। तो जो भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको, तथा जो SC ST OBC हैं, उनको ये जो आरक्षण दिया गया है, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये सिर्फ उनको क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो क्या हो सके, इनेबल हो सके, एक्टिव हो सके, समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि न्यायालय के अनुसार आरक्षण केवल इनेबलिंग फैक्टर है, जो समय समय पर परिवर्तित कर कम या समाप्त किया जा सकता है। यानी न्यायालय ने यह भी क्लियर कर दिया कि जो SC ST OBC और ये EWS यानी जो भी आरक्षण है, अगर कोई समाज वो क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है, डेवलपमेंट कर लेता है, तो उसके समय समय के हिसाब से क्या किया जा सकता है, उसके आरक्षण कम किए जा सकते हैं, या क्या किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, या उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी SC ST है, हो सकता है आने वाले समय में उसमें भी क्रीमी लेयर आ जाए, फिर धीरे धीरे OBC में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है तो OBC आरक्षण हट जाएगा, फिर SC हट जाएगा, ST हट जाएगा। तो ये समय के साथ परिवर्तित होते रहेगा, मतलब ये कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अतः न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो ये आरक्षण है, ये क्या है, लोकतंत्र में जनता, जो जनता है, इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि कौन है, विधायिका, यानी जो भी संसद है वही क्या कर रहे हैं, जनता के ही प्रतिनिधि हैं, और वही जनता के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। तो यानी ये किसका, ये जो विधायिका है उसका क्षेत्राधिकार है, यानी जो भी विधायिका है, यानी जो सरकार है, उसका ये क्षेत्राधिकार है कि वो समाज में, देश में डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के हिसाब से, विकास करने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो समाज वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है, यानी डेवलपमेंट कर सकता है। और इसमें न्यायालय दखल नहीं देगा, क्योंकि यह क्या है, लोकतंत्र में जनता ही विधायिका को चुनी है, यानी वोट करती है और उनको चुनकर लाती है, और वो क्या है, किसके लिए,
जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये उनका क्षेत्राधिकार है कि वो जनता का जो भविष्य है, जो विकास है, जो कैसे उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए संसद ने अपना एकदम क्लियर कट डिसीजन दिया। तो चाहिए तो निष्कर्ष लिख लीजिए। अतः न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विधायिका लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि है तथा वितरण मूलक न्याय के संबंधित प्रावधान तय करना विधायिका का क्षेत्राधिकार है। इसलिए विधायिका द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करना उसके अधिकार क्षेत्र में की मर्यादा में है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, वैध है, यानी यह वैध है। तो न्यायालय ने यह तर्क दिया, जिसके बाद से ये क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या हो गया, वैलिड साबित हो गया। तो अभी आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करो यस, अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो नो। तो मैं वापस से आपको समझाता हूं। ठीक है, तो मैं वापस एक बार समझाता हूं। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने की वजह से देश में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया, मतलब इसके अगेंस्ट में कि ये इनवैलिड है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, देखा इतने लोग जो हैं मतलब इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जनहित अभियान, यानी बहुत सारे जो हैं याचिकाएं आ रही थी, तो बहुत सारी याचिकाओं में से एक जो प्रमुख याचिका किसको स्वीकार कर लिया, जनहित अभियान को ही सबका एक प्रमुख याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने क्या किया, इस पे निर्णय दिया। तो न्यायालय ने क्या बोला, सबसे पहले न्यायालय ने बोला कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या जातिगत रूप से, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम एक सरकार का काम है। तो जब ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण के थ्रू उनको क्या लाया जा रहा है, मुख्य धारा में लाया जा रहा है, तो इससे उनका क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जो कि संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वैलिड है। इसके बाद दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो भी जो ओबीसी है, एसटी है और एससी है, इनको इस आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि इसके दो तर्क है। पहला ये कि इनको तो ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त है, दूसरा ये कि ये जो आरक्षण है, ठीक है, ये जो आरक्षण है ये इनके अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, यानी ये समानता के अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, क्योंकि समानता के अधिकार के हिसाब से सभी को क्या होना चाहिए, बराबर न्याय मिलना चाहिए। तो इनको तो ऑलरेडी न्याय मिल चुका है। ठीक है, दूसरा चीज जो 50% की कैपिंग है, वो क्या है, 50% की कैपिंग 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 में जो वर्ग है, ठीक है, जो वर्गों का उल्लेख किया गया है, जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कौन है, एससी, एसटी, ओबीसी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये कैपिंग उनके लिए है। तो ये कैपिंग उनके लिए होने की वजह से जो ईडब्ल्यूएस है वो क्या है, अन्य वर्ग है। अन्य वर्ग होने की वजह से, यानी इनके अलग होने की वजह से 50% की जो सीमा है वो क्रॉस की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि ये वैलिड है तथा ये एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों का हनन नहीं करती है, जिसकी वजह से समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। समझ में आया? इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निष्कर्ष दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो विधायिका है, ठीक है, विधायिका जब चाहे समाज कल्याण के लिए जो भी पिछड़ा वर्ग है उनको क्या कर सकती है, आरक्षण दे सकती है, क्योंकि आरक्षण क्या है, एक इनेबलिंग फैक्टर है। इनेबलिंग फैक्टर से तात्पर्य क्या है कि जो भी समाज, जो भी वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो सके, आगे आ सके। तो ये जो आरक्षण दिया जा रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सिर्फ उस वर्ग को एक्टिव करने के लिए दिया जा रहा है। जब वो वर्ग एक्टिव हो जाएगा तो समय समय के हिसाब से या तो उनमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा, या तो उनको कम कर दिया जाएगा, या तो समाप्त कर दिया जाएगा। और ये संसद के अधिकार है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना मौलिक अधिकार है ना इसका संविधान में उल्लेख है, कि यानी संविधान के अधिकार के रूप में उल्लेख है। इसका ये अधिकार नहीं है, ये तो आरक्षण क्या है, आरक्षण एक आप बोल सकते हो कि इनेबलिंग फैक्टर के रूप में दे दिया गया है कि एक आपको जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग है, इनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। इसीलिए जब तक ये मुख्य धारा में नहीं आते हैं इनको रिजर्वेशन देना है।
ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि अभी बहुत सारे क्रीमी लेयर पैदा हो गए SC ST में, लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति में भले उनको कैटेगराइज नहीं कर रही है, बट संसद चाहे तो ये कर सकती है। इसके बाद अतः न्यायालय ने फाइनल रूप में क्या निर्णय दिया, न्यायालय ने ये कहा कि जो EWS आरक्षण है, ठीक है, ये वैलिड है, क्योंकि जनता जो है, जो भी विधायिका है, वो लोकतंत्र में कौन चुनती है, जनता चुनती है। तो जिसका मतलब क्या है, आरक्षण देना यानी जनता के कल्याणकारी समाज की परिसंकल्पना को पूरा करना, यानी क्या करना, जो आरक्षण देके उनको मुख्य धारा में लाने का काम किसका है, संसद का है, क्योंकि संसद जनता के प्रति क्या है, जिम्मेदार है, कि उसका जिम्मेदारी है कि उस जनता के लिए काम करे। तो जब वो आरक्षण दे रही है तो वो किसका क्षेत्राधिकार हो जाता है, संसद का हो जाता है। तो लोगों की भलाई के लिए, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसकी भलाई के लिए वो आरक्षण दे सकता है। और ये जो EWS आरक्षण है वो वैलिड है, क्योंकि आरक्षण संसद की ही सीमा क्षेत्र के भीतर है। तो इसीलिए संसद जब चाहे आरक्षण किसी भी वर्ग को प्रोवाइड कर सकती है, और इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, वैलिड घोषित कर दिया। तो इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो नो, वापस से समझेंगे। या तो अगर आप जब भी वीडियो देखोगे तब कमेंट करना, तब मैं वापस इसको, जो भी आप कमेंट क्वेश्चन करोगे, डाउट रहेगा, तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा उसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस। ठीक है, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको लिख देना नहीं समझा। अगर जो समझ में आया है उसको कमेंट करो यस, जो नहीं समझा उसको कमेंट कर देना नहीं समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, जब EWS आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, वैलिड घोषित कर दिया, तो अब इसकी क्या होने लगी, बहुत सारी आलोचनाएं होने लगी। ठीक है, बहुत सारी क्या होने लगी, समाज में आलोचनाएं होने लगी कि नहीं यार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सही नहीं है, आर्थिक रूप में निर्णय नहीं देना चाहिए। यानी बहुत सारे आलोचकों ने क्या किया, इसके ऊपर व्यंग कसा। ठीक है, यानी इसकी आलोचना की। तो हो सकता है मेंस में इसके ऊपर आलोचना आ सके, या तो हो सकता है महत्व भी पूछा जा सकता है कि EWS आरक्षण का महत्व क्यों है, या क्यों ये आरक्षण देना चाहिए समाज में। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, EWS आरक्षण का आलोचना और महत्व। ठीक है, आलोचना और महत्व। ठीक है, आलोचना और महत्व। तो चलिए नोट कीजिए, मैं पहले लिखवाते चलता हूं और आपको समझाते चलूंगा। पहला लिखिए, आलोचकों के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से सामाजिक कारक का महत्व कम हो जाएगा। आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा हटा देने से सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का असंतुलन पैदा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में नए नए वर्गों को आरक्षण मांगने का संभावना उत्पन्न हो गया है। यानी क्या, आलोचक क्या कहते हैं कि जो ये आर्थिक आधार पे ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये क्या, इससे क्या हो जाएगा, जो सामाजिक कारक है। ठीक है, सामाजिक कारक क्या है कि जो इनके हिसाब से सामाजिक कारक क्या है कि जो जातिगत रूप से उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है, जातिगत आधार पर डेवलपमेंट करना, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, परंतु आर्थिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे इनको लगता है कि सामाजिक जो वैल्यू है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। इसके साथ ही साथ ये 50% का जो उल्लंघन कर दिया गया है, ठीक है, उनको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये SC ST और OBC के लिए ही था। उनका तो इन शॉर्ट ये कहना है कि ये जो 50% की सीमा थी, इसका उल्लंघन करने की वजह से आने वाले समय में जो और वर्ग है, ठीक है, जो अन्य वर्ग है, उनके लिए भी एक दरवाजा खुल गया है कि वो भी क्या कर सकते हैं, आरक्षण के लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि इसके हिसाब से लोग सोचते थे ST SC OBC है तो हर कास्ट में SC ST OBC पाए जाते हैं, इसके लिए सही था। लेकिन जब से सरकार ने EWS आरक्षण दे दिया है, तब से इन आलोचकों को क्या लग रहा है कि जो और भी वर्ग हो सकते हैं या कोई और नया वर्ग बन के आरक्षण की डिमांड कर सकता है, जो कि क्या हो सकता है, समाज के लिए खतरा उत्पन्न करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 50% की सीमा का उल्लंघन और आर्थिक आरक्षण से उत्पन्न अनेक वर्गों की आरक्षण मांग के कारण भविष्य में
ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है जब आरक्षण मुख्य अधिकार बन जाएगा और अवसर की समानता केवल एक सहायक अधिकार रह जाएगा। यानी ये आलोचक क्या कहते हैं कि ऐसे ही हर वर्ग क्या करने लगेगा, आरक्षण मांगने लग जाएगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आरक्षण को क्या बना दिया जाएगा, अधिकार बना दिया जाएगा। अभी आरक्षण अधिकार नहीं है, परंतु इसको क्या कर दिया जाएगा, अधिकार बना दिया जाएगा। और जो अवसर की समानता का उल्लेख हमारे प्रस्तावना, हमारे संविधान में है, वो क्या हो जाएगा, एक सीमित हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक सीमित संकल्पना होके रह जाएगा कि ये सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा कि सबको अवसर की समानता दी जानी चाहिए, परंतु किंतु लेकिन मगर बट वहां पे सिर्फ एक ही चीज होगा, क्या होगा, सिर्फ आरक्षण का ही अधिकार होगा। और जो भी वर्ग होगा उसको ये अधिकार दिया गया रहेगा कि वो SC है, ST है, OBC है, तो वो उसके आधार पे आरक्षण ले सकता है और उसकी कोई भी मनाही नहीं कर सकता है। अभी आरक्षण क्या है, सरकार जब चाहे तो उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है, वो अधिकार नहीं है, ठीक है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट आलोचकों के अनुसार अगर ऐसे ही डिमांड उत्पन्न होते रहेगा तो भविष्य में क्या हो जाएगा, ये आरक्षण जो है वो अधिकार का रूप ले लेंगे। समझ में आया। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं कि भारत में क्या है, क्षेत्रीय विषमता अधिक है, ठीक है, क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाएगी। कैसे, जैसे देखा जाए गोवा, ठीक है, और बिहार, ठीक है, बिहार में जो पर व्यक्ति आय है लगभग कितना है, 60,000 रुपया है, ठीक है, और जो गोवा है वहां पे क्या है, लगभग 3.5 लाख रुपया है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो आलोचकों के अनुसार ये जो गोवा वाला राज्य है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो क्या है, अधिक रूप से संपन्न है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो संपन्न है। और जो बिहार राज्य है वहां पे लोग क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसका मतलब ये है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है, जो भी शिक्षा संस्थान है, वहां पे क्या होंगे, जो बिहार राज्य के लोग हैं उनको रिजर्वेशन ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। और जो गोवा के लोग हैं उनको हो सकता है वहां पे एंट्री ही ना मिल पाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रवादी की समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। यानी गोवा के लोग बिहार से नफरत करने लगेंगे, या जिस भी राज्य की क्या है, पर कैपिटा इनकम कम है और आर्थिक दृष्टि से उसके लोग ज्यादा उन्नत हो रहे, तो नफरत की भावना क्रिएट हो जाएगी, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो लिख लीजिए, भारत में क्षेत्रीय विषमता अत्यधिक है, जिसमें देखा जाए तो विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय अलग है, जिससे किसी कम प्रति व्यक्ति आय के राज्य के नागरिकों को आरक्षण का फायदा अधिक तथा अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को आरक्षण का लाभ कम होने की वजह से क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो, गोवा प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख रुपया और बिहार प्रति व्यक्ति आय 56 से 60,000 रुपया है, ठीक है। तो 60,000 एक राउंड फिगर आप समझने के लिए लिख लो, या एग्जांपल लिख लो गोवा और बिहार, ठीक है, हो सकता है। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि ये सब चीजें जो क्या है, एक भारतीय समाज को खराब कर सकती है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी तर्क दिया कि EWS आरक्षण देने से पहले गवर्नमेंट ने कोई तथ्यात्मक आंकड़ा भी नहीं जमा किया कि आर्थिक दृष्टि से लोग उन्नत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये आरक्षण दे दिया। तो ये क्या थी, आलोचना थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि EWS आरक्षण की आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, तो दोनों आपको लिखना है, मतलब मूल्यांकन, अभी महत्व तो बताऊंगा ही, ठीक है। सिर्फ या आलोचना करें तो आलोचना में आप पहले क्या बताओगे कि पहले तो आप बता दोगे कि ये जो EWS आरक्षण है ये क्या है, ये देश के, देखिए इन शॉर्ट मैंने आपको जो भी पॉइंट लिखा है ये आर्थिक आधार पे दिया गया है। तो आर्थिक आधार पे देने की वजह से क्या होता है, विषमता पैदा हो जाएगी, ठीक है। विषमता के बाद मैंने क्या बताया कि आप बता सकते हो कि सामाजिक जो भी न्याय है, ठीक है, सामाजिक न्याय की क्या हो जाएगी, दूरियां बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सामाजिक समानता का मतलब होता है जातिगत। यहाँ पे इनके हिसाब से तो आर्थिक है ही नहीं,
तो आर्थिक को इन्वॉल्व करने की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ विषमता ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे जो अन्य वर्ग है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण होने की वजह से, पहले क्या था, एससी एसटी ओबीसी को ही आरक्षण था, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने की वजह से जो अन्य वर्ग है उनके लिए भी क्या है, एक अवसर मिल गया, एक दरवाजा खुल गया है कि वो भी अपने आरक्षण के लिए डिमांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, भविष्य में आरक्षण इतना बढ़ जाएगा कि आरक्षण क्या बन जाएगा, एक अधिकार बन जाएगा, और जो अवसर की समानता है वो क्या हो जाएगा, नाम मात्र का रह जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या, आलोचक क्या बोलते हैं कि जैसे जो जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, जैसे गोवा, और जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है, तो जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वहां के लोग अगर आर्थिक रूप से धनी है तो इसका मतलब उनको आरक्षण कम मिलेगा, और जिस राज्य के लोग गरीब है उनको आरक्षण ज्यादा मिलेगा, जिससे क्या होगा, गरीब राज्यों के लोगों को नौकरी और रोजगार में ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा और अमीर राज्य के लोगों को कम प्रायोरिटी मिल जाएगा, जिससे इनमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रवाद की भेदभावना उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या होगा, भारत में क्षेत्रवादी विषमता क्रिएट हो जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार ने कोई भी तथ्यात्मक आंकड़ा नहीं जुटाया कि ये आरक्षण लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन्होंने अपने हिसाब से किया, ये ऐसा आलोचकों का कहना है। तो इतना आपको समझ में आया तो कमेंट करो यस। मैंने ये जो भी आपको पॉइंट लिखा है मैं इसीलिए आपको लिखाते चल रहा हूँ, साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली क्या कर सको, उसको लिख सको। ठीक है, तो इसके बाद चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, महत्व भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आलोचना बता दिया, महत्व भी लिख लीजिए। ठीक है, महत्व लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर महत्व में आप पहली बात करोगे तो देखिए, महत्व अगर कभी भी पूछेगा नहीं, अगर पूछा तो आप टैलेंटेड तो बचपन से हो, तो यहां पे आप क्या बता सकते हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ, ठीक है, आपने प्रस्तावना में पढ़ा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी प्राप्त कराना संविधान का उद्देश्य है। यानी पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी आदर्श पाया जाता है। यानी हमारा जो संविधान है वो क्या है, सामाजिक न्याय देने के साथ साथ, यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक रूप से भी न्याय देने का जो है आदर्श पाया जाता है, कि लोगों के बीच क्या हो, इनकम की समानता हो, अवसर की समानता हो। ठीक है, उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरे। तो जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, जब आर्थिक रूप से उनको क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा है वर्तमान समय में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, वो भी किस पे है, आर्थिक रूप पे है। ठीक है, दूसरा महत्व क्या लिख सकते हो, वर्तमान समय में भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती है उसमें आर्थिक रूप से महत्व दिया जाता है। जैसे फ्री में कोविड में आपने देखा राशन, जो भारत सरकार ने राशन बांटा, जो राज्य सरकार ने राशन बांटा, वो सभी को नहीं बांटा, वो किसको बांटा, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो आर्थिक रूप से क्या थे, कमजोर थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखते हो राजीव गांधी जो स्वास्थ्य कार्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सभी के लिए नहीं है, जिनकी इनकम क्या है, कम है, उनके लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये सरकार है ये जाति आधार पे नहीं दे रही है, क्या दे रही है, आर्थिक आधार पे दिया जा रहा है। तो यानी आप सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि वर्तमान समय में भारत सरकार की अनेक योजनाएं आर्थिक आधार पर ही संचालित होती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मुफ्त में राशन और राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिख सकते हो, अनारक्षित वर्ग। ठीक है, जो अनारक्षित वर्ग है वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, ठीक है, अनारक्षित वर्ग जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको क्या है, हीन भावना से नहीं देखेंगे जब इनको भी आरक्षण मिल जाएगा। अभी क्या है, अनारक्षित वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए एससी एसटी और ओबीसी को क्या देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कमेंट करते, ट्वीट करते, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि इसका 1000 मार्क्स था और इसका 980 मार्क्स था, बट 980 वाले का सिलेक्शन हो गया, 1000 वाले का नहीं सिलेक्शन हुआ, आरक्षण है टीए वगैरह वगैरह देखते हो। तो अगर आर्थिक दृष्टि से भी आरक्षण दिया जाएगा तो ये जो हीन भावना है वो क्या होगा, दूर होगा। यानी
तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, अनारक्षित वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से आरक्षण से जुड़ी हीन भावना कम हो जाएगी, यानी जो हीनता की भावना है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चौथा देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, भूमंडलीकरण के दौर में, ठीक है, भूमंडलीकरण के दौर में देखा जाए तो जो भूमंडलीकरण दौर मतलब क्या हो रहा है, जो एक देश का दूसरे देश से व्यापार, यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोग डेवलप कर रहे हैं और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो और पिछड़ते जा रहे हैं और जो संपन्न लोग हैं वो और संपन्न होते जा रहे हैं। तो ये जो पिछड़ते जा रहे हैं आर्थिक रूप से, इनको भी क्या संपन्न बनाने के लिए इनके जो, क्योंकि आप अभी जब आप राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि जो संविधान निर्माता थे उनका एक उद्देश्य था कि एक सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक न्याय को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो आर्थिक न्याय का मतलब क्या हो गया कि जो इनकम की विषमता है, ठीक है, कोई व्यक्ति और धनी होते जा रहा है और कोई गरीब होते जा रहा है, इनके जो डिफरेंस है इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये भूमंडलीकरण के दौर में अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ये गैपिंग ज्यादा है। तो अगर इनको आरक्षण दिया जाता है तो जो आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, ये आरक्षण का फायदा उठा के क्या करेंगे, समाज की मुख्य धारा में आएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जो इनकम का डिफरेंस है वो क्या होगा, खत्म होगा। यानी आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखा जाए तो भूमंडलीकरण का एक प्रमुख दुष्प्रभाव भारत में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण गरीबों की अवस्था सुधारने में सहायक होगी। वर्तमान समय में जाति समस्या क्या हो गई है, कम हो गई है तथा गरीबी और आर्थिक विषमता बढ़ते जा रही, क्योंकि अभी भी आप देखोगे एससी एसटी का जो पहले जितना भेदभाव किया जाता था, ठीक है, गांव खेड़े में और शहरों में, अब उतना नहीं है। अब एक एससी वाला और एक ब्राह्मण साथ में एक ऑफिस में बैठ के खाना खाते हैं, बहुत सारी जगह पे उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उल्टा आप देखोगे अब एससी एसटी के लोग सीएम रह चुके हैं, ठीक है, इसके बाद आप देखोगे एमपी है, एमएलए है, यानी ये विकास होते जा रहा है। तो अब जो है जातिगत विषमता नहीं रह गई, अब कौन सी विषमता रह गई है, अब आर्थिक दृष्टि की विषमता रह गई है, इसलिए अब आर्थिक विषमता को दूर करना प्रायोरिटी हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संविधान निर्माताओं के अनुसार जाति के साथ साथ आर्थिक विषमता दूर होने पर एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना मुमकिन है, इसलिए न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत होता है और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मदद से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने में सहायक होगी। तो ये आप क्या लिख सकते हो, निष्कर्ष लिख सकते हो कि निष्कर्ष क्या बता सकते हो कि जो संविधान निर्माता थे उनकी भी सोच क्या थी, उनकी भी सोच ये थी कि समाज में जातिगत के साथ साथ आर्थिक जो विषमता है, आर्थिक विषमता जो है वो दूर हो। ठीक है, तो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने से या ये जो पिछड़ा वर्ग है ये क्या होगा, समाज की मुख्य धारा में आएगा और समाज की मुख्य धारा में आने की वजह से जो एक समाज के मुख्य धारा में आने की वजह से जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो पाएगी। यानी जब आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी तो ये कल्याणकारी राज्य बनाने की जो संविधान निर्माताओं ने सोच करके ये संविधान बनाया था वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए जो न्यायालय का निर्णय क्या है वो युक्ति युक्त है और न्यायालय ने सही निर्णय को वैध ठहराया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की वजह से गरीब और पिछड़ा वर्ग लोग क्या है ये समाज की मुख्य धारा में आएंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, जिससे क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी। तो समझ में आया इनका महत्व और आलोचना। तो कभी भी अगर आपसे पूछता है कि इनका महत्व और आलोचना, तो हमेशा आपको क्या करना है, क्लियर कट यही चीजें जो मैंने बताया है आपको पूरा लिख देना है। तो आज मैंने ये जो स्पेशल वीडियो था ये सिर्फ मैंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे बनाया था, क्योंकि मुझे पता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण अभी रिसेंटली का और 2022 में भी इस पे न्यायालय के निर्णय आए हुए, तो ये कभी भी मेंस में पूछ सकता है या आपका हो सकता है पीटी में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सिर्फ एक वीडियो में पूरा मैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस आरक्षण बताता हूं। तो मैंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में न्यायालय के निर्णय बता दिए,
ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी आलोचना बता दी और महत्व भी बता दिया, ये तीनों चीजें बता दिया। ये तीनों चीजों को अच्छे से आप तैयार कर लो। इसके पहले भी जो मैंने चीजें बताया उनको भी अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ पीटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, या तो हो सकता है इसके पहले मैं मौलिक अधिकार को खत्म करूं उसके बाद कराऊंगा। लेकिन आप मेरे सारे वीडियो देखो, एक भी वीडियो स्किप मत करना, ताकि मैं, क्योंकि एक के बाद एक चीजें ज्वाइन करके समझा रहा हूं। अगर आप कोई भी एक वीडियो आप स्किप करके डायरेक्ट कोई वीडियो देखने लग जाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस सारे वीडियोस देखो। और अगर आपको लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, तो मैं जो भी नेक्स्ट लेक्चर दूंगा उस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कट समझा दूंगा। तो ये हमारा आज क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, आलोचना है, महत्व है, वो सब खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 17 है उसको शुरुआत करेंगे और मौलिक अधिकार को आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। यहाँ तक के बहुत जरूरी थे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करते रहिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उनका सॉल्व करते रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।